कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं डाइस स्टार्ट किया हूं यूट्यूब पर पहली बार, और इसमें आप लोगों को पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया हूं। पहले वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया हुआ हूं। दूसरा पार्ट आज स्टार्ट करने वाला हूं। इस पार्ट में जो कुछ बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करूँगा, लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले वाले पार्ट में जो आप लोगों को मैं बताया था उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें ये आसानी हो जाता है कि एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बनते हैं। इसके बेसिस पर अनुमान आप लोगों को लग जाता है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो आगे बचा हुआ है थोड़ा बहुत उसको कंप्लीट करके आज डाइस वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ये दोनों वीडियो देख लेते हैं पूरी तरह से, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो डाइस से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे से देख करके सॉल्व करते हुए साथ में आप लोगों को चलना है। ये एक ऐसा क्लास है जिसमें आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, साथ साथ ही आप लोग लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि डाइस में आप लोगों को अभी तक क्या पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि ये डाइस होता क्या है, ये आप लोगों को बताया हूं। इसमें आप लोगों को मैं बताया हूं कि डाइस जो होता है दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में भी आपको बताएं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में भी आप लोगों को बताएं। स्टैंडर्ड डाइस में आप सभी लोगों को याद होगा, इसमें आप लोगों को 3 गोल्डन फार्मूले के बारे में भी आप लोगों को बताया था एकदम आसान भाषा में। वो 3 फार्मूला बहुत ही अच्छा है, जिसके बेसिस पर एग्जामिनेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो देखते ही आप सॉल्व कर देंगे कि हाँ इसको इस तरह से सॉल्व करना है। इसमें आप लोगों को 3 फार्मूले में एक बताया था एडजेसेंट रूल, दूसरा रूल आप लोगों को बताए थे कॉमन रूल, तीसरा रूल आप लोगों को बताया था रोटेटिंग रूल। तो ये 3 तरह के रूल आप लोगों को बताए थे, और ये तीनों रूल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्टैंडर्ड डाइस के बेसिस पर, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बेसिस पर, एडजेसेंट रूल, कॉमन रूल, रोटेशनल रूल, इनके बेसिस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके बाद कुछ ओपन डाइस के बारे में और कुछ जो बचा उचा हुआ है वो सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो अब तो इतना याद आ गया होगा, जो लोग पहला पार्ट देखे हैं उन लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है। तो जो लोग नहीं देखे हैं मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार आप सभी लोग जाकर के उसको देख लेना। एक बार देख लोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए प्रैक्टिस करना हम लोग शुरू कर देते हैं, और तीनों रूल के बेसिस पर हम सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि एग्जामिनर पूछता है अपोजिट कॉमन नंबर के अपोजिट को पूछता है तो केवल और केवल हम लोग कॉमन नंबर वाले रूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछता है कॉमन नंबर देन यूज 3 रूल, अगर अदर नंबर के बारे में पूछता है तो हम तीनों रूल के बारे में तीनों रूल का इस्तेमाल करेंगे कि एडजेसेंट रूल क्या कहता है, कॉमन रूल क्या कहता है, रोटेशनल रूल क्या कहता है। वो तीनों रूल के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाओ। यहाँ पर पूछ रहा है एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, इन दोनों डाइस में पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या होगा। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहली बात, दोनों डाइस में देखिए कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। 4 यहाँ पर भी कॉमन है, 4 यहाँ पर भी कॉमन है, दिख गया ना एकदम अच्छे से। तो जब एक नंबर कॉमन आ जाता है दोनों डाइस में, केवल एक संख्या कॉमन होता है, तब हम इस्तेमाल करेंगे रूल नंबर 3 का। तीसरा नंबर का जो रूल है रोटेशनल रूल, वो कहता है यदि अगर डाइस में कोई एक नंबर कॉमन मिल जाता है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमा करके हम लोग अपोजिट नंबर को प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है, मिल गया ना। तो चलिए इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 4 3 2, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए 4 5 6, तो अपोजिट निकल करके सामने आ गया। 2 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 5 है और 4 कॉमन नंबर है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। आंसर आ गया कि नहीं आप लोगों को समझ में? एकदम अच्छे से आया ना समझ में? तो चलिए ये आपका क्वेश्चन तीसरे रूल वाले फार्मूले पर एकदम अच्छे से बैठ गया। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, ये 2 डाइस यहाँ पर है। इसमें पूछ रहा है ए का अपोजिट क्या होगा। अब यहाँ पर ABCD दिया गया है कॉलम में, तो क्या होगा? ये किस फार्मूले पर आप लोगों को मैं बताया था? तो जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जो आपको पहला वाला रूल बताया था। जल्दी से यहाँ पर आ जाइए आप सभी लोग जल्दी से, तो देख के समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे अपोजिट ऑफ एफ का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों को जानना पड़ेगा, ये तीसरा क्वेश्चन जो आपको कल सॉल्व करवाया था पहले वाले पार्ट में, वो किस रूल पर समझाया था। ये आप लोगों को बताया था रूल नंबर फर्स्ट
एडजेसेंट रूल वाले पर आपको बताया था, और पहला रूल हमारा कहता है जो संख्या निकटतम होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको बताए थे यप का अपोजिट क्या होगा। तो यप यहाँ पर भी है, यप यहाँ पर भी है, यप का अपोजिट ए नहीं होगा, यप का अपोजिट सी नहीं होगा। तो पहली बात तो ए से लेकर के यप तक हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। तो यप का अपोजिट ए नहीं होगा, यप का अपोजिट सी नहीं होगा, ये दो चीज कैंसिल हो गया। यहाँ पर आते हैं, यप का अपोजिट डी नहीं होगा, यप का अपोजिट ई नहीं होगा। तो यप के बारे में जानकारी लेना है तो यहाँ पर ए और सी नहीं होगा, इन दोनों को मैंने कट कर दिया। यप का अपोजिट डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, बचा हुआ है बी। तो यप का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, इसीलिए आंसर इसका क्या है, बी है। और ये जो क्वेश्चन आपका है एडजेसेंट रूल के फार्मूले पर बैठ रहा है। बात समझ में आया ना। तो चलिए अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से जितने सारे लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यप का ए का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखिए ए है, यहाँ पर भी है। ए का अपोजिट बी नहीं होगा, ए का अपोजिट सी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, ए बी सी डी ई यप, यप तक लिख लिए हैं। ए का अपोजिट हमें बताना है। ए का अपोजिट यहाँ पर देखिए लिखा गया है बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो बी को भी कट करिए, सी को भी कट कर दीजिए। यहाँ पर ए का अपोजिट ई नहीं होगा, ए का अपोजिट डी नहीं होगा, मतलब डी भी नहीं होगा ए का अपोजिट, ई भी नहीं होगा ए का अपोजिट। तो बचा हुआ संख्या क्या है, बचा हुआ संख्या यप है। तो ए का अपोजिट यप होगा। बात समझ में आया ना, इसीलिए इसका आंसर दिया गया है ए का अपोजिट यप होगा। तो ये देखिए आप लोगों को मैं पहले वाले रूल के फार्मूले पर ये क्वेश्चन बता दिया हूँ। ये जो बैठा हुआ है ये तीसरे वाले रूल पर ये क्वेश्चन बैठ गया है। ठीक, अगले वाले रूल के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए दूसरे रूल के फार्मूले पर बैठेगा। इसमें पूछ रहा है दो क्यूब, दो डाइस है, इसमें रुपीज प्लस सर्कल, उसके बाद प्लस डॉलर सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है रुपीज का अपोजिट क्या होगा, रुपीज का अपोजिट क्या होगा। तो ध्यान से दोनों डाइस में देखिए ये किस फार्मूले पर बैठ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस और सर्कल, यहाँ पर भी प्लस और सर्कल, दो निकटतम संख्या कॉमन आ रहा है। तो अगर दोनों डाइस में दो संख्या कॉमन आ जाता है तो वो दूसरे वाले रूल पर बैठता है। तो दूसरा वाला रूल क्या कहता है, एक बार जल्दी से उस रूल को, कॉमन रूल को पढ़ लेते हैं, तुरंत हम लोग इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे। कॉमन रूल कहता है दोस्तों, रिवीजन एकदम अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से तीनों रूल के बारे में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा रूल जो कॉमन रूल है वो कहता है इफ इन द डाइस टू नंबर आर कॉमन, यदि डाइस में दो नंबर कॉमन हो जाते हैं देन रिमेन टू नंबर, तो बचा हुआ दो संख्या हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले समझिए आप लोग। यहाँ पर प्लस और सर्कल, यहाँ पर प्लस और सर्कल कॉमन है कि नहीं, कॉमन है ना। तो बचा हुआ संख्या रुपीज और डॉलर, ये दो चीज बचा हुआ है। तो पूछा गया है कि डॉलर का अपोजिट, पूछा गया है रुपीज का अपोजिट क्या होगा। तो रुपीज बचा हुआ है और डॉलर बचा हुआ है, तो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। डॉलर का अपोजिट पूछता तो रुपीज होता, रुपीज का अपोजिट पूछा गया है तो डॉलर होगा। आंसर एकदम एक सेकेंड में आप देखते ही निकाल दोगे कि इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों ये तीनों फार्मूले के बेसिस पर आपको सॉल्व करवा दिया हूँ क्वेश्चन। सबसे पहला तीसरे रूल के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन पहले वाले रूल के बेसिस पर सॉल्व करवाया हूँ जो कि एडजेसेंट रूल पे बैठता है, और जो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ वो दूसरे रूल पर बैठ रहा है जिसका नाम है कॉमन रूल। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, राइटिंग में मत जाना कि राइटिंग ऐसा है, ये है, वो है। बहुत जल्दी जल्दी ये नोट्स बनाया गया है, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा क्या बहुत खराब है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एकदम आसान बना दूंगा मैं आप लोगों को ये चैप्टर। चलिए देखते हैं अगले कुछ प्रश्न के बारे में। जैसे कि यहाँ पर पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, देयर आर 3 फ्रॉम ऑफ वन सिंगल डाइस, यहाँ पर 3 डाइस दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज दी पॉसिबल वैल्यू, व्हाट इज दी पॉसिबल वैल्यू आप क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर 3 डाइस को सॉल्व करवाऊंगा और इसमें बताना है कि इसका पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। सारे के सारे रूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 डाइस दिया गया है, एक डाइस ये है, एक डाइस ये है और एक डाइस ये है। यहाँ पर 2 4 3 5 6 4 6 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या होगा और यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो इसके ऑप्शन को भी देख लीजिए, पहले आंसर तो ठीक है लिखा गया है, पहले इसके ऑप्शन को भी पढ़ लीजिए। ये ऑप्शन दिया गया है 1 and 2, 2 and 4, 5 and 1, 2 and 5, मतलब 1 और 2 होगा,
2 और 4 होगा, 5 और 1 होगा, या फिर 2 और 5 होगा? इनमें से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले आप सभी लोग देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इन तीनों में इसका पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, बताइए। तो हमें सबसे पहली बात इस डाइस को छोड़ देना है एकदम किनारे। आंसर हमें इन दोनों डाइस से निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? दोनों डाइस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है। तो क्या कहता है कि यदि दोनों डाइस में कोई एक संख्या कॉमन होता है तो वो इस्तेमाल किया जाता है रोटेशनल रूल। तुरंत क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दीजिए। तीसरा रूल यहाँ पर बैठ रहा है, तो लिखेंगे 4 3 2, तो लिख दिए 4 3 2। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए 4 5 6, तो लिख दिए 4 5 6। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो 4 यहाँ पर कॉमन है, तो इसको हम लोग इसको एकदम ब्लैक कर देते हैं। 4 यहाँ पर कॉमन है तो इसको साइड में कर देते हैं। बचा हुआ क्या है? लिख देते हैं 3 2 5 6। तो बचा हुआ संख्या क्या लग रहा है आप लोगों को? जैसे कि 2 3, तो क्या हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। उसके बाद 5 6, तो बचा हुआ क्या है? 1 2 3 4 5 6। 6 तक हम लोग लिख रहे थे कि नहीं? डाइस में कितने होते हैं? लूडो खेलते हैं, लूडो जो आप लोग खेलते हो उसमें कितने संख्या होते हैं? 6 संख्या होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखा गया है 2 3 4 5 6, लेकिन एक छूटा हुआ है तो एक को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। लिख दिए हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर 4 और 1 इसीलिए लिख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 4 और 1। अब बात को समझिए, देखिए दोनों के बाद ओनली 4 एंड 1 बचा हुआ था, बचा हुआ है ना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग सकता है, लेकिन किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इतनी बातें निकल करके सामने आ गई है, अब इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है, इसको कट कर देना है। ये चीज़ तो निकल के चला आया। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आप लोग इतने में ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है 2 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। ये चीज़ निकल करके सामने आ गया, सामने आ गया ना। अब देखिए आप सभी लोग ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है 2 और यहाँ पर लिखा गया है 6। तो इससे अनुमान आप लोगों को लगाना है कि 2 का अपोजिट 6 होगा। ये बात निकला कि नहीं निकला? 2 का अपोजिट 5 लिखा होता अगर, सॉरी यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर यहाँ पर आया होता आप लोगों का 5 का अपोजिट 6 आया होता तो आप इससे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 का अपोजिट 6 आया है ना, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? इस डाइस को एकदम कट कर देना है और इस डाइस को लेकर के चलना है। 2 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 का अपोजिट यहाँ पर लिखेंगे। 4 का अपोजिट क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 5। बात समझ में आया कि नहीं? आप सभी लोगों को आया कि नहीं? 5 एंड 1 या फिर 1 एंड 5 कर सकते हैं। कहाँ पर है? आंसर आपका 3 सही है। अगर आप लोग ये निकाल लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। और हाँ, जिनको नहीं समझ में आया है प्लीज़ रिक्वेस्ट है ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 2 4 3 5 6 4 6 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिखा गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है किस एरिया जगह पर क्या होगा। तो देखिए दोनों जगह पर 4 कॉमन है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 3 2 4 5 6। ये दो चीज़ इस तरह से इसको रोटेट कर दिया हूँ, रोटेशनल रूल लगा दिया हूँ। 4 एकदम कॉमन है, 4 को हम लोग कट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है और यहाँ पर 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 6 बचा हुआ है। तो 2 3 यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 3 लिखा गया है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं ना। 1 2 3 बैठ गया कि नहीं? सीधे सीधे बैठ गया ना। उसके बाद देखिए 5 6 बचा क्या हुआ है? 4 बचा हुआ है। 1 2 3 उसके बाद 5 6 लिखा गया है लेकिन 4 नहीं आया हुआ है, तो 4 यहाँ पर लिख दिया। अब 1 से 6 तक हो गया कि नहीं हो गया? इसको एकदम कट करिए आप लोग, हो गया कि नहीं हो गया? अब आते हैं अपने मेन रूल के बारे में। अब देखिए 1 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा। तो बैठ क्या रहा है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 का अपोजिट 6 आया हुआ है। तो इस एरिया में हम क्या लिख सकते हैं? 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट 1 होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 4 का अपोजिट 1 होगा ना? होगा। तो हम लोगों ने 1 लिख दिया।
इस एरिया में 1 लिख दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, तो हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए। एक बार फिर से ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे। देखिए 1 का अपोजिट 4 होगा, तो 4 का अपोजिट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख दिए हैं। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। ठीक, तो आंसर क्या होगा, 1 और 5 होगा ना। तो ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, भले ही 3 250। अगर आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया तो जान लीजिए अब आप सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आना। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि मान लीजिए हमने 4 का अपोजिट किया, 1 आ गया, तो हम इस एरिया में 1 लिख दिए। फिर 3 का अपोजिट किया, 5 आ गया, तो 5 लिख दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉसिबल वैल्यू होता है कि हम लोगों ने, पहले इसको कट करते हैं, 4 का अपोजिट 1 लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 ही लिखा गया है तो डायरेक्ट हम 1 को उठा करके सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, उसका अपोजिट नहीं करेंगे। 1 का अपोजिट कर देंगे और 1 का अपोजिट नहीं करेंगे। ऑप्शन को देखते हुए हमेशा आप लोगों को चलना है। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये ABCD वाला है। पहले अपने इमेज को एकदम छोटा कर देता हूँ और इसको साइड में कर देता हूँ जिससे आपको डिस्टर्ब भी ना हो। ठीक, वो वाला बोर्ड हमारे पास नहीं है, उतना व्यवस्था नहीं है कि वो वाला बोर्ड डिजिटल बोर्ड है, उस पर होता तो बहुत अच्छा आप लोगों को समझाता। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है दोनों जगहों पर। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ये कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रोटेट करेंगे, तो लिखेंगे ACB। फिर यहाँ पर आते हैं ADE, तो लिखेंगे ADE, लिख दिए। A कॉमन है, A को एकदम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए BC लिखा गया है, तो हम यहाँ पर A लिख सकते हैं कि नहीं, ABC हो गया ना, एकदम सीरियल वाइज। उसके बाद यहाँ पर DE लिखा गया है, लेकिन एक चीज़ छूट रहा है, यप छूट रहा है, तो हम यहाँ पर यप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये दो चीज़ एकदम सामने आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, A का अपोजिट यप है, B का अपोजिट E है, C का अपोजिट D है। अब इसमें देखिए किसका अपोजिट यप आ रहा है, A का अपोजिट यप आ रहा है, E का अपोजिट क्या है, B है, B का अपोजिट E है। हमें ध्यान देना है सीधे सीधे यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए। A का अपोजिट यप है, B का अपोजिट E है और C का अपोजिट क्या है, D है। तो यहाँ पर जो A है इसका अपोजिट यप, एकदम साफ साफ एक चीज़ फाइनल हो गया, तो इसी डाइस के ऊपर बैठ रहा है। तो C का अपोजिट क्या हम लिख सकते हैं, तो C का अपोजिट हम लिखेंगे D। C का अपोजिट D भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D, इस जगह पर लिखेंगे D। उसके बाद बात आता है B के बारे में। B का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट होगा दोस्तों, क्या होगा, कलर चेंज करता हूँ, B का अपोजिट होगा E। तो B का अपोजिट हम E भी लिख सकते हैं और B भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला तो C का अपोजिट D समझ में आ गया कि C का अपोजिट D है, B का अपोजिट क्या है, E है। तो आप इसको E भी लिख सकते हैं और B भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में देखो D और E है कि D और B है। आते हैं अपने आंसर की ओर, यहाँ पर देखिए लिखा गया है B और D, तो आंसर यही होगा। B और E होता तो भी आप यही लिखते हैं, तो B और E नहीं आया हुआ है, तो देखिए B की जगह पर और C की जगह पर क्या लिखें, D और E भी लिख सकते हैं, B और D लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, जितना स्पीड हो सके सॉल्व करिए आप लोग, जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका पूछा गया है पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। सभी लोग दोस्तों एक बार प्रयास करोगे समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को रोटेट करिए क्लॉकवाइज, 3 2 1, यहाँ पर लिखेंगे 3 5 4, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 3 5, क्या दब जा रहा है यहाँ पे, 3 5 4, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, यही आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये तो कॉमन है, इसको एकदम साफ कर देते हैं। लिखा गया है 2 1, तो क्या हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 5 4 लिखा गया है, बचा हुआ है 6, तो 6 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए 3 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। यहाँ पर 6 लिखा गया है ना, 6 का अपोजिट 3 होगा, तो अब 6 का अपोजिट 3, यहाँ पर 3 लिखा गया है ना, तो इस डाइस को एकदम खत्म करिए। अब यही दोनों पर बैठाइए, 3 का अपोजिट 6 आया हुआ है, तो अब यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए। 4 का अपोजिट 1 होगा, एक चीज़ निकल के आ गया। 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट होगा 2, तो 1 और 2 आंसर आएगा
कि हम 5 को डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में देखिए रोटेट नहीं किया गया है, इसको अपोजिट नहीं किया गया है, तो हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 और 2 भी आंसर आ सकता है और 1 और 5 भी आ सकता है। तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 1 और 2 आया है कि 1 और 5 आया है। ये दोनों में से अगर कुछ भी लिखा है तो वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं पर 1 और 2 लिखा है कि कहीं पर 1 और 5 लिखा है, देख के बताओ। तो 1 और 2 कहीं पर भी नहीं आया हुआ है, केवल 1 और 5 यहाँ पर आया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए इसी तरह से ये सारे प्रश्नों को हल करना है। हम बात करते हैं अपने ओपन डाइस की ओर। ओपन डाइस क्या कहता है? ओपन डाइस की बात करें तो ओपन डाइस के पहले फार्मूले को समझ लेते हैं, उसके बाद एकदम हवा हो जाएगा ये। ओपन डाइस का रूल कहता है, इन दी ओपन डाइस द अपोजिट सरफेस इज ऑलवेज एग्जिस्ट स्ट्रेट लाइन एट द गैप ऑफ वन बॉक्स। ओपन डाइस कहता है कि एक ऐसा होता है खुले पासे में विपरीत सतहों की संख्या हमेशा एक अंक छोड़ करके वो उसका अपोजिट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात किया जा रहा है। ये देखिए, ये बनाया गया है, ये ओपन डाइस है। इसमें अगर आपसे कोई पूछता है 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या बताओगे? बीच में एक बॉक्स को छोड़ के बताना है, तो 1 का अपोजिट 3 होगा। सॉरी, ये 3 नहीं लिखा गया है, 5 लिखा गया है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? 1 का अपोजिट 5 होगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ लेता है 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 4 होगा। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में बताना है, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े जाना है, नहीं, सीधे सीधे लाइन में बताना है। तो 2 का अपोजिट 4 होगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 6 होगा। ये होगा, बीच में एक बॉक्स का गैप देना ही देना है। तो आप लोग यहाँ पर बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा? एक गैप करो, 2 का अपोजिट 4 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? एक गैप करिए, 3 का अपोजिट 5 होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, तो इनका अपोजिट क्या हुआ है? तो बचे हुए संख्या हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 का अपोजिट 6 होगा, तो 1 का अपोजिट 6 होगा। यहाँ पर लिखा भी दिया गया है, बचे हुए संख्या हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया, तो बचा हुआ है 1, बचा हुआ है 6, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को? उसी तरह से एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये क्या कहता है, इसका अपोजिट क्या होगा? कभी कभी ओपन डाइस के भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर पूछता है 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 3 होगा। अगर पूछता है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट, अब ये क्या दब गया, पता नहीं क्या क्या दब जा रहा है। ठीक, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 6 होगा। तो 1 का अपोजिट जान लिया हम लोगों ने 3 होगा, 4 का अपोजिट हमें पता लग गया 6 होगा। बचा हुआ 2 संख्या है, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट 5 होगा। बचे हुए संख्या हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी घुमा करके पूछ लेता है कि इसमें क्या होगा अपोजिट, बताओ जल्दी से। इसमें देखिए 1 का अपोजिट 5 होगा, तो 1 का अपोजिट हमने लिख दिया 5 होगा। 2 का अपोजिट 4 होगा, तो लिख दिए 2 का अपोजिट 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 बचा हुआ है, इसके किनारे किनारे प्लस बचा हुआ है, सर्कल बचा हुआ है, डिवाइड बचा हुआ है, इक्वल बचा हुआ है। ये क्या होगा? तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे 3 के अपोजिट होंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से लिखेंगे कि 3 के अपोजिट ये सारे होंगे। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आया ना? तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चन की। 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इनमें अपोजिट क्या होगा। 1 का अपोजिट 5 होगा, तो ये निकल करके सामने आ गया। 2 का अपोजिट 4 होगा, ये निकल करके सामने आ गया। अब पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो कार्नर पर जितने ये सारे हैं, ये सारे 3 के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए बता दिया हूँ कि ये 3 के अपोजिट होंगे। प्लस है, सर्कल है, डिवाइड है, इक्वल है, ये सारे 3 के अपोजिट होंगे। बात समझ गए ना? एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी बता देता हूँ। देयर इज ए ओपन डाइस, यहाँ पर एक ओपन डाइस है जिसमें अल्फाबेट A to F, A से लेकर के F तक मेंशन किया गया है। इन दी ओपन डाइस इज फोल्डेड देन विच अल्फाबेट इज अपोजिट टू C। C का अपोजिट बताना है। ऑप्शन लिखा रहेगा A में A, B में मान लीजिए C में लिखा गया है B, D लिखा गया है E। अब इसमें बताना है कि C का अपोजिट क्या होगा। सभी लोग ध्यान से देखिए, ये एक डाइस है, इसमें बताना है C का अपोजिट क्या होगा। पहली बात, B का अपोजिट D होगा।
दूसरी बात सी का अपोजिट ई होगा। तीसरी बात बचा हुआ है ए और बचा हुआ है यफ, तो क्या होगा, ए का अपोजिट यफ होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का अपोजिट ई होगा। तो आंसर इसका होगा डी। तुरंत टिक मार देना है कि ये होगा आंसर डी। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मजा आता है जब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आ जाते हैं तो एकदम जो माइंड होता है उसको रोटेशनल रूल पढ़े हो ना, उसी तरह से रोटेट होने लगता है माइंड। ये क्या कह रहा है, इफ इन दी क्लोज डाइस इज ओपन, जब हम क्लोज डाइस को, जो बंद डाइस है ये, इसको हम खोलते हैं तो कौन सा ओपन डाइस इनमें से सही है, इनमें से सही को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये दो क्लोज डाइस बने हुए हैं और बहुत सारे ओपन डाइस बने हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ओपन डाइस सही है। अब जल्दी से आप बताओ, जल्दी से आप लोग भी सॉल्व करो और हम भी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर देते हैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख तो रहा है, ठीक दिख रहा है ना, जो लिख रहा हूँ छोटा कर दिया हूँ, दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर 5, दोनों डाइस में कॉमन है कि नहीं कॉमन है। रोटेशनल रूल का यूज करो तुरंत आप लोग, पहले इसमें रोटेशनल रूल लगाते हैं, लिखते हैं 5, उसके बाद 6, उसके बाद 1। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5 6 1, फिर यहाँ पर 5 4 3, 5 4 3, इस तरह से लिख दिया हूँ। अब ये जो मेरा मेन कॉमन है, कॉमन को हम एकदम साफ करके कट कर देते हैं कि भैया आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है 3, यहाँ पर लिखा गया है 4, तो इसके आगे क्या हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 4 बैठ गया ना। बचा हुआ है 5, 1 2 3 4 6, लेकिन 5 छूटा हुआ है तो 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं एकदम आसानी से। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि अब 5 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 3 है। अब आते हैं अपने ऑप्शन की ओर, इसको देखिए, क्या 1 का अपोजिट 3 है तो 1 का अपोजिट 5 आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। तुरंत इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए, कलर को चेंज करता हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं कलर चेंज हो रहा है यार, यहाँ पर देखिए 1 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 4 है। तो सबसे पहले हम एक ही देखेंगे ना, यहाँ पर 1 का अपोजिट 5 आ रहा है तो ये नहीं ना बैठेगा, तो हम इसको कट कर देंगे। अब आते हैं अपने यहाँ पर ये ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 का अपोजिट, दूसरा कलर ले लेता हूँ, हाँ यहाँ पर देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में 2 का अपोजिट 4 है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 का अपोजिट 4 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, पहले नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठा ना। आते हैं इस वाले पे, इसमें 1 का अपोजिट 4 आ रहा है, लेकिन 1 का अपोजिट 3 है, ये भी नहीं बैठा, तो ये तो तीनों ऑप्शन सीधे सीधे कट गए। बी वाले ऑप्शन पे आते हैं, बचा हुआ है यही, सही होना चाहिए यही, तो चलिए जान लेते हैं। ये कह रहा है कि 1 का अपोजिट 3 है, बिल्कुल सही, ये तो बैठ गया। फिर कह रहा है कि 4 का अपोजिट 6 है, बिल्कुल 4 का अपोजिट 6 है ही। बचा हुआ संख्या 5 है, बचा हुआ संख्या बीच में 2 है, एक गैप करके करते हैं, ये मालूम है ना, तो 2 का अपोजिट 5 होगा, एकदम सीधे सीधे यहाँ पर निकल गया है। दूसरा ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से, ये दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा गया है। दूसरे ऑप्शन में है 1 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 6 है, और बचा हुआ संख्या 2 और 5, तो 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, तो 2 का अपोजिट 5 बिल्कुल सही, 1 का अपोजिट 3 बिल्कुल सही, 4 का अपोजिट 6 बिल्कुल सही। तो दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इज बी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, और इसी तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। और इसी तरह से हमारा जो डाइस का चैप्टर है वो भी आज होता है खत्म। डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हलवा बना देना, 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेना, तुरंत सॉल्व करके रख देना, समझ गए। तो आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट, और आज का चैप्टर भी यहीं होता है कंप्लीट। यूट्यूब पर पहली बार डाइस का चैप्टर लेकर के आया हूँ, रीजनिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सारे दोस्तों के पास शेयर करेंगे, तो जल्द ही रीजनिंग को एकदम हवा बना दूंगा, 0 लेवल के भी छात्रों को एकदम समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में आपको नोट्स भी बना सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा, और आपका टेस्ट भी यहीं पर होगा। तो 3 चीज़ यहाँ पर होगा, रिवीजन, टेस्ट, नोट्स और सारी चीज़ें यहाँ पर होगा। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।